हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग एडब्ल्यूएस के ईबीएस वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एडब्ल्यूएस क्लाउड में आपका ईबीएस वॉल्यूम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसकी यूज़ केसेस क्या-क्या है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली ये समझिए कि आपका जो ईबीएस वॉल्यूम है, इसको हम लोग बेसिकली इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के नाम से कॉल करते हैं एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर। और ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आपके फिजिकल लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आप हार्ड डिस्क या एसएसडी लगाते हो, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं हमारे ईसी2 इंस्टेंस में इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जिसे ईबीएस बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं। अब इसके यूज़ केस क्या-क्या है वो ज़रा हमें समझना है। सपोज़ आपने क्या किया, एक ईसी2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, राइट? अब जब आप ईसी2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो इस ईसी2 इंस्टेंस पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको स्टोरेज मिलता है, अगर आपने लिनक्स बेस पे ले रखा है, तो आपको 8 जीबी का स्टोरेज मिलेगा। और अगर आपने विंडो बेस पे लिया हुआ है आपको, तो 30 जीबी का स्टोरेज ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। आप क्रिएट करते टाइम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपने जब फर्स्ट टाइम ईसी2 इंस्टेंस क्रिएट किया, तो इस पे 8 जीबी या 30 जीबी का जो भी स्टोरेज मिला था, आफ्टर 5 डेज़ या 10 डेज़ आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि भई हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, फिर क्या करोगे आप? तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करके अटैच करना पड़ता है। तो बेसिकली आपका जो ईबीएस वॉल्यूम है वो एक स्टोरेज सर्विस है एडब्ल्यूएस क्लाउड की। और ये किस टाइप की सर्विस है, आपका ब्लॉक स्टोरेज है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि सर आपका जो ईबीएस वॉल्यूम है और एस3 दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आपका एस3 बकेट और ईबीएस वॉल्यूम दोनों ही तो स्टोरेज सर्विस है। तो देखिए, आपका जो ईबीएस वॉल्यूम है, इसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ एस3 बकेट की, तो एस3 बकेट के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही अगर आपका कोई डेटा, सपोज़ कोई फ़ोटो है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कुछ भी आपका डेटा ईवीएस वॉल्यूम पे रखा है, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको पहले उसको किसी न किसी सर्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको एक्सेस कर पाओगे। बट यही चीज़ अगर हम एस3 बकेट में बात करें, तो एस3 बकेट में अगर आपका कोई डेटा अपलोडेड है, तो उसको एक्सेस करने के लिए किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको ब्राउज़र बेस पे एक्सेस कर सकते हो। तो मेजरली ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो एडब्ल्यूएस क्लाउड है, इसके अंदर जो हमारे पास स्टोरेज होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, राइट? तो ईबीएस वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के। वो 7 टाइप कौन-कौन से हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है। तो बेसिकली जो आपका ईबीएस वॉल्यूम है, इसको क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज बोलते हैं। और ये एक पर्सिस्टेंट ब्लॉक स्टोरेज होता है, जो कि एडब्ल्यूएस आपको प्रोवाइड करवाता है ईसी2 इंस्टेंस के यूज़ केस के लिए। ईबीएस इज़ लाइक अ वर्चुअल हार्ड डिस्क इन द क्लाउड। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया, जैसे आपके फिजिकल लैपटॉप या कंप्यूटर में आप हार्ड डिस्क या एसएसडी यूज़ करते हो, वैसे ही ईबीएस वॉल्यूम भी होता है आप। अब आप अपने ईवीएस वॉल्यूम को जो है तो ईसी2 इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हो। इस पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और डेटा को रख सकते हैं आप। योर डेटा रिमेन्स सेफ इवन द इंस्टेंसेस स्टॉप। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका ईसी2 इंस्टेंस स्टॉप भी हो जाता है, तो भी आपका डेटा सेफ रहता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। अब बात करते हैं हम लोग कि जो हमारा ईबीएस है, इसको हम लोग ब्लॉक स्टोरेज क्यों बोलते हैं? Because operating system sees it as a raw disk device just like a physical hard drive। मतलब आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो, पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, माउंट कर सकते हो, इसमें आप डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक स्टोरेज बोलते हैं। जैसे लिनक्स के अंदर हम लोग एमकेएफएस फाइल सिस्टम का यूज करके फॉर्मेट करके माउंटिंग वगैरह करते हैं। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स भी हैं आपके जो ईबीएस वॉल्यूम से रिलेटेड है। जैसे परसिस्टेंट स्टोरेज होता है आपका, हाई अवेलेबिलिटी मिलती है, मतलब आपका डेटा जो है वो रेप्लिकेट होता है मल्टीपल अवेलेबिलिटी ज़ोन के साथ। आप अगर ईबीएस का स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, तो वो स्नैपशॉट कहाँ पर आपका एस3 पे बैकअप के पर्पस पे स्टोर हो जाता है। आप रिसाइज़ कर सकते हो विदाउट डाउन टाइम। उसके बाद आप एन्क्रिप्शन लगा सकते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट परफॉर्मेंस टियर मिलते हैं, जैसे आपका आईओ1 हो गया, आईओ2 हो गया, जीपी2, जीपी3, कोल्ड एचडीडी और आपका थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड एंड मैग्नेटिक। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर आईओपीएस एंड थ्रूपुट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके ईवीएस वॉल्यूम के अंदर मिल जाता है। तो अब जनरली मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे पास जो ईवीएस वॉल्यूम है वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के। मैं लिख देता हूँ ज़रा वो कौन-कौन से। जीपी2 होता है आपका, देन जीपी3 होता है, आईओ1 एंड आफ्टर दैट आईओ2, देन उसके बाद आपका आता है एचडीडी, कोल्ड या कोल्ड एचडीडी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है? फिर उसके बाद एचडीडी,
ऑप्टिमाइज्ड, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक। तो ये आपके 7 टाइप के स्टोरेज होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए इनमें जो डिफरेंस होता है वो आपके आईओपीएस का डिफरेंस होता है, मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज का डिफरेंस होता है और उसके बाद थ्रूपुट का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आईओपीएस क्या होते हैं। देखिए सपोज दैट एक आपका ये लोकेशन हो गया, दूसरा लोकेशन ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में आप जो डेटा ट्रांसफर करोगे, क्या करेंगे आप? ये 2 लोकेशन हो गए आपके, एक सी ड्राइव ले लो, दूसरा डी ड्राइव। इन दोनों के बीच में आप जो डेटा ट्रांसफर करेंगे, तो वो डेटा ट्रांसफर जब आप करते हो तो 1 सेकंड में कितनी बार डेटा इन और आउट हो सकता है, मतलब रीड और राइट हो सकता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आईओपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईओपीएस मतलब इनपुट आउटपुट पर सेकंड। अब इससे क्या लेना देना? तो भाई आपका जो आईओपीएस होता है ना, अगर ये फास्ट है मतलब ज्यादा आईओपीएस है तो ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो सकेगा एक बार में, ठीक है? मतलब एक बार का मतलब 1 सेकंड में। अब इसको ऐसा समझ लो कि आपको इस रूम से इस रूम पे जाना है। क्या करना है? रूम नंबर 1 से रूम नंबर 2 पे जाना है। तो 1 मिनट में आप कितनी बार आ जा सकते हो, वो आपका आईओपीएस कहलाता है। अब उसके बाद आपको एक टास्क दिया कि इस रूम में कुछ बुक्स रखें, वो बुक्स उठा के आपको क्या करना है? दूसरे रूम पे शिफ्ट करने हैं। तो आप 1 मिनट में कितनी बार आ रहे हो जा रहे हो, वो आईओपीएस हो गया। और आप कितनी बुक एक बार में कैरी कर रहे हो, वो आपका थ्रूपुट हो गया। तो आपके जो स्टोरेज का परफॉर्मेंस होता है, नॉट ओनली एडब्ल्यूएस क्लाउड में, आप किसी भी लोकेशन पे चले जाओ, चाहे आप अजोर क्लाउड की बात कर लो, गूगल क्लाउड की बात कर लीजिए, या आप अपने फिजिकल स्टोरेज की बात कर लीजिए। जब भी आपको ये पता करना हो कि इसका स्पीड कैसा होगा, परफॉर्मेंस कैसा होगा, तो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, आईओपीएस और थ्रूपुट। भाई अगर ये एक बार में 10 एमबी का डेटा लेके जा रहा है और 1 मिनट में 2 बार ही अप डाउन हो रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि 1 सेकंड में ये क्या कर रहा है? 20 एमबी का डेटा कैरी कर सकता है, तो इसकी स्पीड स्लो हो गई। लेकिन यहीं पर ये क्या कर रहा है? एक बार में 100 एमबी का डेटा लेके जा रहा है और 1 सेकंड में 10 सेकंड, सॉरी 10 बार अप डाउन हो सकता है, तो परफॉर्मेंस फास्ट मिलेगी। तो बेसिकली आईओपीएस ये होता है कि कितनी बार आ जा सकता है, वो आपका आईओपीएस हो गया। और थ्रूपुट का मतलब क्या हो गया कि कितने डेटा को ले जा सकता है, जैसे 1 एमबी ले जा सकता है, 1 जीबी ले जा सकता है, 10 जीबी ले जा सकता है, वो आपका थ्रूपुट हो गया। चलिए आते हैं यहाँ पर। तो आपका सबसे पहले हम बात करते हैं जीपी2 के बारे में। तो जो जीपी2 है, इसमें आप मिनिमम 1 जीबी का स्टोरेज बना सकते हो, मैक्सिमम 16,384 जीबी तक का स्टोरेज आप क्रिएट कर सकते हो। अगर यहीं पर आईओपीएस की बात करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट आपको 100 आईओपीएस मिलते हैं और मैक्सिमम आपको 3000 आईओपीएस तक मिलेंगे। और ये जो आईओपीएस आपके इंक्रीज होंगे वो पर जीबी पे होंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप जीपी2 के अंदर 33.5 जीबी का लेते हैं, कितना? 33.5 जीबी का, तो आपको 100 आईओपीएस मिलेंगे, उसके बाद 3 आईओपीएस पर जीबी मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा समझ लो, आप 33 तो नहीं ले सकते, आप 34 जीबी ले लो। तो 34 जीबी में आपको जो आईओपीएस मिलेगा वो मिलेगा आपको कितना? 102 आईओपीएस। उसके बाद जो आईओपीएस मिलेंगे वो 3 आईओपीएस पर जीबी मिलेंगे। चलो इसको मैं दिखाता हूँ जरा प्रैक्टिकली। तो अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक कहाँ गया आपका वॉल्यूम का सेक्शन, यहाँ पर। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको साथ में दिखाते हुए भी चलता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं जीपी2 की। तो देखो यहाँ पर अभी मैंने आईओपी सॉरी स्टोरेज लिया कितना? 34। कितने आईओपीएस मिल गए? 102। अगर मैं 33 लेता हूँ, कितना? 100 आईओपीएस। तो मतलब ये है कि अगर 33.5 जो आपका 33.5 जीबी का जो स्टोरेज लोगे आप, तो उसमें आपको 100 आईओपीएस मिलेंगे, उसके बाद 3 आईओपीएस पर जीबी। देखो 34 जीबी में कितना आईओपीएस मिल रहा है? 102। अगर मैं 35 जीबी ले लेता हूँ, 105 आईओपीएस हो गए, 3 आईओपीएस बढ़ गए। तो यही चीज ये बोल रहा है कि भाई 3 आईओपीएस पर जीबी के हिसाब से आपको मिलेंगे, ठीक है? थ्रूपुट की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है कि ये कितना साइज का डेटा एक बार में ले जा सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम 1 जीबी, मैक्सिमम 16,384 जीबी का ले जा सकते हो आप डेटा, जो स्टोरेज क्रिएट करते हो। उसके बाद आईओपीएस की बात करें तो 100, मैक्सिमम 3000 तक। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका जीपी3। जीपी3 में जो आपको स्टोरेज मिलता है, मिनिमम 1 जीबी का आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, मैक्सिमम 65,536 जीबी तक का आप क्रिएट कर सकते हो, 65,536 जीबी तक का आप बना सकते हो। आईओपीएस की बात करें तो मिनिमम आईओपीएस 3000 मिलते हैं, मैक्सिमम 80,000 आईओपीएस मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर आईओपीएस में दोनों में डिफरेंस आ गया। अब आईओपीएस जब इसमें ज्यादा मिल रहा है तो आपके जीपी2 के कंपेयर में जीपी3 फास्ट होगा। यहीं पर थ्रूपुट की बात करें तो इस पे तो ये हमें बोल ही नहीं रहा है कि कितना थ्रूपुट मिलेगा, बट यहाँ पर बता रहा है कि 125 एमबी का थ्रूपुट बाय डिफॉल्ट मिनिमम मिलता है, मैक्सिमम ये
2000 एमबी तक भी जा सकता है आपका। दैट मीन्स कि आपका परफॉर्मेंस जो है GP3 में बेटर मिलेगा एज कंपेयर टू GP2। समझ में आई बात? नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक चीज और है कि सर इसमें जब आईओपीएस ज्यादा मिल रहा है, स्पीड फास्ट मिल रही है, तो हम GP2 को यूज क्यों ही करेंगे? तो देखो, अगर आपने ज्यादा आईओपीएस लिया और आपने थ्रूपुट भी कस्टमाइज लिया, तो आपको यहाँ पर जो स्टोरेज के अमाउंट के जो चार्जेस पे करने हैं वो पर जीबी पर मंथ के हिसाब से तो पे करोगे ही करोगे आप। उसके अलावा यहाँ पर जो है तो आपको क्या करना है, आईओपीएस और थ्रूपुट के भी चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। तो कई बार बंदे क्या गलती करते हैं कि सर इसका परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है, आईओपीएस ज्यादा मिल रहा है, तो मैं आईओपीएस ज्यादा लेके यहाँ पर क्रिएट करके दे देता हूँ कंपनी को। जब कंपनी का बिल फट के आता है प्रोडक्शन पे, तब आपका मैनेजर बताता है आपको कि आपने क्या गलती करी थी, राइट? और वहां पर फिर आपकी नौकरी खतरे में आ जाती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। चलिए, तो ये तो बात की हमने GP2 एंड GP3 की। नेक्स्ट आता है आपका IO1 एंड IO2। तो IO1 की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपको 4 GB लेना पड़ता है और मैक्सिमम आप 16,384 GB तक का 300 सॉरी 16,384 GB तक का ले सकते हो। आईओपीएस की बात करें तो मिनिमम 100 आईओपीएस मिलते हैं, मैक्सिमम आईओपीएस 5000 मिलेंगे। और ये आईओपीएस कैसे मिलेंगे आपको? 50 आईओपीएस पर जीबी के हिसाब से मिलेंगे। तो 1 GB अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 50 आईओपीएस मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर थ्रूपुट की बात करें तो थ्रूपुट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज। नेक्स्ट आता है आपका आईओ टू के अंदर क्या होता है, आपका मिनिमम 4 GB का स्टोरेज होता है, मैक्सिमम 65,536, मतलब 65,000 GB तक का आप ले सकते हो। आईओपीएस की बात करें तो मिनिमम 100 आईओपीएस मिलते हैं, मैक्सिमम आप इसमें जो है तो 1 लाख आईओपीएस तक ले सकते हो। और इसमें जो आपको मिलते हैं वो पर जीबी 1000 आईओपीएस मिलते हैं। तो IO1 के कंपेयर में IO2 आपका फास्ट होता है, बट वही फिर आपका प्राइसिंग का मैटर करता है कि भाई आपका IO2 कॉस्टली भी होगा क्योंकि आईओपीएस आप ज्यादा ले रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में मिनिमम 1 GB का आप ले सकते हो, मैक्सिमम 1024 GB तक ले सकते हो। उसके बाद आईओपीएस और थ्रूपुट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते। नेक्स्ट आता है आपका हार्ड डिस्क ऑप्टिमाइज HDD, जो कि आपका मिनिमम 125 GB का लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 16,384 GB तक का ले सकते हो। आईओपीएस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। थ्रूपुट की बात करें तो 20 MB पर सेकेंड के हिसाब से मिलेगा और आपको 123 तक जा सकता है। और जो बेस लाइन है मतलब बाय डिफॉल्ट वो 40 MB पर टीबी के हिसाब से मिल जाता है। ऐसे ही कोल्ड एचडीडी की बात करते हैं अगर हम, तो कोल्ड एचडीडी में जो है आपका 125 GB तक का मिल सकता है और मैक्सिमम जो है आपका 16,384 GB तक मिल सकता है। आईओपीएस यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं होती। तो ये टोटल 7 टाइप के आपके क्या थे, स्टोरेज थे जो हमने ईवीएस वॉल्यूम के डिस्कस किए। अब इनके प्रोडक्शन से रिलेटेड भी यूज केसेस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो, आपको व्हाट ये मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं रूट वॉल्यूम फॉर EC2। तो एवरी EC2 इंस्टेंस लॉन्च विद EBS बैक्ड AMI एंड EBS रूट वॉल्यूम। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आप जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वहां पर आपको रूट वॉल्यूम मिलता है और वो रूट वॉल्यूम के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, बूटिंग फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीजें स्टोर होती है। दैट मीन्स कि एज अ रूट वॉल्यूम आप अपने EBS वॉल्यूम को यूज करते हो। फिर उसका डेटाबेस स्टोरेज, अगर आपको डेटाबेस स्टोर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप EBS वॉल्यूम का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप MySQL, PostgreSQL, Oracle डेटाबेस इनका यूज कर सकते हो। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि EBS आपका डेटाबेस के लिए क्यों यूज करना है? क्योंकि यहाँ पर लेटेंसी लो मिल जाती है, हाई आईओपीएस सपोर्ट करते हैं, स्नैपशॉट का बैकअप ले सकते हो आप। तो जिस कारण से डेटाबेस स्टोरेज के पर्पज से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन फाइल स्टोरेज। अगर आपको एप्लीकेशन का लॉग्स स्टोर करना है, यूजर अपलोड करने, स्टैटिक कंटेंट डालना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रखनी है, तो उस केस के लिए भी आप क्या कर सकते हो, ईवीएस वॉल्यूम का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपके पास एक नोड जेएस का एप्लीकेशन है जिसका आप क्या कर रहे हो, इमेज अपलोड हो रहा है कहाँ पर, ईबीएस वॉल्यूम के अंदर। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। तो जो बंदे प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि कंपनी के अंदर बैकअप और डिजास्टर रिकवरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आप ईबीएस का स्नैपशॉट ले सकते हो, स्नैपशॉट को एक रीजन से अदर रीजन पे कॉपी कर सकते हो, स्नैपशॉट का यूज करके अदर रीजन पे स्नैपशॉट का यूज करके आप अदर ईबीएस वॉल्यूम बना सकते हो। डिजास्टर रिकवरी में काम आ जाएगा, एनवायरनमेंट क्लोनिंग के लिए काम आ जाएगा, स्टेजिंग सर्वर क्रिएट करने में काम आ जाएगा। तो बोला जाए कि अगर आपको बैकअप का टेंशन लेना है तो बैकअप इजिली आप ले सकते हो।
फिर हाई परफॉर्मेंस एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जैसे आपका फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, ईआरपी एप्लीकेशंस हो गए, प्रोडक्शन एपीआई हो गया, ट्रांजैक्शन हैवी सिस्टम हो गए। इन सब केसेस के लिए आप क्या कर सकते हो, ईबीएस वॉल्यूम यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आईओपीएस मिलता है बहुत अच्छा मिल जाता है, लेटेंसी लो मिल जाती है और रिलायबल होता है आपका स्टोरेज। उसके बाद अगर हम बात करें बिग डेटा एंड लॉग प्रोसेसिंग की, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, लॉग प्रोसेसिंग वगैरह करना है आपको, डेटा एनालिटिक्स करना है, तो वहाँ पर ईबीएस वॉल्यूम यूज कर सकते हो। तो ये वो सारे यूज केसेस है जहाँ पर आप ईबीएस वॉल्यूम को यूज करते हो। तो आई होप कि ये थ्योरी इतनी समझ में आई होगी। चलिए अब आते हैं हम इसका प्रैक्टिकल समझेंगे। तो देखो हमारे पास एक ईसी टू इंस्टांस है, हम क्या करेंगे, एक ईबीएस वॉल्यूम बनाएंगे। उस ईबीएस वॉल्यूम को क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है तो एक अपने EC2 के साथ अटैच करके इसको माउंटिंग करके यूज करना सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो EC2 इंस्टांस का अवेलेबिलिटी जोन है क्या है, इसका जो EC2 इंस्टांस का अवेलेबिलिटी जोन है, जैसे मैंने दे दिया 1A, तो आपका जो EBS वॉल्यूम है इसका अवेलेबिलिटी जोन भी सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है तो आपका ये अटैच नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इंटरव्यू से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि भाई आप अगर ईबीएस वॉल्यूम को एक रीजन से दूसरे रीजन पे कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, बट आपका जो ईबीएस वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, एनक्रिप्टेड होना चाहिए। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि पहले आपको एडब्ल्यूएस डायरेक्ट ईबीएस वॉल्यूम को एक रीजन से दूसरे रीजन पे कॉपी करने का फीचर नहीं देता था। तो ये आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप लोग आंसर दे देना कि अगर हमारा ईवीएस वॉल्यूम एनक्रिप्टेड है तो हम कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, फिर हमें स्नैपशॉट क्रिएट करके ही उसको कॉपी करना पड़ेगा। चलिए आते हैं, हम करते हैं इसका जरा प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो EC2 इंस्टांस है वो किस अवेलेबिलिटी जोन पे बना हुआ है। ओके, सो आ जाते हैं यहाँ पर। तो अभी मेरा EC2 इंस्टांस स्टॉप रखा हुआ है, मैं इसको क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर आ जाइए आप, देखें ये विवेक करके बना हुआ है, इसको मैं स्टार्ट इंस्टांस पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए, तो ये स्टार्ट हो गया। जब तक इसका अवेलेबिलिटी जोन क्या है आप देखें, यहाँ पर यूएस ईस्ट 2B है, क्या है, यूएस ईस्ट 2B है। तो हमें जो ईबीएस वॉल्यूम बनाना पड़ेगा वो कहाँ पर बनाना पड़ेगा, यूएस ईस्ट 2B के अंदर। तो यहाँ पर आ जाइए आप और एक ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करिए। तो यहाँ पर क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पर जो आप वॉल्यूम का टाइप है कुछ भी रख सकते हो, मैंने क्या किया यहाँ पर GP3 रखा हुआ है। साइज जो है मैं रख लेता हूँ यहाँ पर 15 GB का। IOPS बाय डिफॉल्ट 3000 मिलते हैं आपको, इससे कम नहीं ले सकते आप, ये आपको फ्री मिलते हैं, इतना मान लो। फिर थ्रूपुट है वो भी सेम रखा। अवेलेबिलिटी जोन क्या है, यूएससी 2B है, तो हमने 2B रखा। फिर देखो यहाँ पर ये एनक्रिप्ट दिस वॉल्यूम आ रहा है, एनक्रिप्शन लगा सकते हो। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है वो एकदम हार्ड कोडेड हो जाता है, मतलब कोई रीड नहीं कर सकता, आपके डेटा का मिसयूज नहीं हो सकता। तो अगर आपका ईबीएस वॉल्यूम एनक्रिप्टेड है तो आप कॉपी कर पाओगे डायरेक्ट एक रीजन से दूसरे पे, अदरवाइज नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी एनक्रिप्शन नहीं लगाया। इसका मैं नेम दे देता हूँ माय वॉल्यूम, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आके कर दीजिए आप क्रिएट वॉल्यूम। तो आपके पास एक ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अटैच करना है। तो देखो यहाँ पर अवेलेबल हो गया क्या, बिल्कुल अवेलेबल हो गया। इसको सिलेक्ट करेंगे आप, एक्शन पे आइए, अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करिए आप। यहाँ पर इंस्टांस को सिलेक्ट करें आप, और डिवाइस का नेम, तो डिवाइस का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, तो हमने ये रख लिया और उसके बाद कर दिया अटैच वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, इंस्टांस पे आइए, इंस्टांस आईडी को कॉपी कर लीजिए आप, और इस इंस्टांस को मैं CMD के थ्रू SSH पे कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर SSH EC2 हाइफन यूजर @public IP -i की का नेम जो हमने रखा हुआ है उस की के नेम से अटैच कर लेंगे। चलिए, तो हम EC2 यूजर से लॉगिन कर चुके हैं इंस्टांस पे। अब रूट यूजर पे आ गया हूँ मैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर LSBL के मैं कमांड चलाता हूँ। तो देखो मेरे पास एक स्टोरेज आ चुका है जो कि 15 GB का आपने क्रिएट किया हुआ था, बट अभी मैं इसको यूज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मुझे इसको देखना है ये माउंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो df-h कमांड चलाओगे, क्या करोगे, df-h कमांड चलाओगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी, दिखा देगी कि माउंटिंग हुई है कि नहीं हुई। तो देखो यहाँ पर माउंटेड ऑन अभी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये माउंट नहीं है। तो सबसे पहला तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप इसको फॉर्मेट करो फिर यूज करो।
तो देखो MKFS-T4 टाइप, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, MKFS-T4 टाइप, और जो टाइप है आपने लिनक्स में पढ़ रखा होगा ext2 ext3 ext4, तो मैं ext3 पे ले लेता हूँ, /deb/nvme1n1। तो ये आपको मैंने डैब nvme1n1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो आपके लिनक्स के अंदर स्टोरेज का लोकेशन होता है वो यही होता है, और ये नेम है आपका, ठीक है। तो डैब के अंदर आपके स्टोरेज की इंफॉर्मेशन होती है और ये आपके डिवाइस का नेम है। तो कर दिया आपने इसको फॉर्मेट, तो ये आपका फॉर्मेट होके कंप्लीट हो गया, राइट। उसके बाद अब यहाँ पर जब फॉर्मेट हो जाए तो इसको माउंट करना है। तो माउंट करने के लिए पहले फोल्डर होना चाहिए, तो mkdir/cloud with विवेक नाम का मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, और माउंट हो गई आपकी कमांड, और हाइफन टाइप दे दो, टाइप देना तो ठीक है, या मैं डायरेक्ट दे देता हूँ ext3। उसके बाद नेम आपके स्टोरेज का, तो डैब nvme1n1। उसके बाद किस फोल्डर पे, तो मैंने बोला क्लाउड विद विवेक के साथ माउंट करना, एंटर कर दो। क्या बोल रहा है, बैड यूजेस, एक सेकेंड यहाँ पर टी दे दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर df-h करके देखो, तो आपका आ गया है यहाँ पर। कई बार होता है कि आपको नहीं दिखाता है माउंट, तो यहाँ पर आप क्या करो, mount-a कमांड चला लो, ठीक है, तो आपको दिखने लगता है। अभी मेरे में डायरेक्ट आ गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो दिखा रहा है आपको कि फॉर्मेट करने के बाद 14 GB अवेलेबल है, 1 GB जो है आपका वो सिस्टम ले जाता है, जो आपका मास्टर बूट रिकॉर्डर फाइल सिस्टम वगैरह होती है वो सब चीज़ें ले जाती हैं आपकी। अब इसी तरीके से इसको अनमाउंटिंग करनी है। क्या करना है, अनमाउंटिंग। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर कमांड चलती है यू माउंट, और उसके बाद स्टोरेज, सॉरी फोल्डर का नेम जहाँ पर माउंटेड है, तो मैंने क्लाउड विद विवेक कर दिया। अब यहाँ पर df-h करो, तो देखो आपका ये जो है हट चुका है। तो इस तरीके से आप माउंटिंग वगैरह कर सकते हो। बट ये जो माउंटिंग की है हमने टेम्परेरी की है, अगर इसको परमानेंट माउंट करना है तो क्या करोगे आप, fs टैब की फाइल में एंट्री करोगे। तो देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, बिम etc के अंदर आओगे fs टैब फाइल में, और यहाँ पर एंट्री करोगे। तो यहाँ पर एंट्री करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे नीचे वाली लाइन पे आ जाना आप, और यहाँ पर देखो /deb/nvme1n1, ये डिवाइस का नेम है। आपके केस में कुछ और नाम होगा तो वो आप चेंज कर लेना। उसके बाद स्लैश, आप कहाँ पर माउंट कर रहे हो, जैसे मैंने बोला क्लाउड विद विवेक फोल्डर के साथ माउंट कर रहा हूँ। उसके बाद फाइल सिस्टम क्या है, ext3 दे दिया हमने, फिर उसका डिफॉल्ट, और यहाँ पर 00 दे दीजिए, ठीक है, और इसको कर दीजिए आप माउंट, ठीक है। कमांड चलाइए यहाँ पर mount-a df-h करो, तो देखो माउंटिंग होके आपके पास आ चुका है। तो इस तरीके से आप माउंटिंग वगैरह कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज आपको बताता हूँ जो इंटरव्यू से रिलेटेड है, कि क्या आप ईवीएस वॉल्यूम का साइज इंक्रीज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर डिक्रीज करने की बात आए तो डिक्रीज नहीं कर सकते, बट इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। आ जाओ यहाँ पर मैं ये चीज आपको दिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर आएंगे, अपने वॉल्यूम को सिलेक्ट करिए, मॉडिफाई पे आएंगे आप, और यहाँ पर देखो आप इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। 15 की जगह अगर मैं 16 करता हूँ तो हो रहा है, कोई एरर नहीं। 15 की जगह अगर मैं 12 11 करता हूँ, क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ वॉल्यूम कैन बी ओनली इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो आपका जो ईवीएस वॉल्यूम का साइज है वो ओनली इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज नहीं हो सकता। ये चीज आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि आपके क्लाइंट की ऐसी जब रिक्वायरमेंट आ जाए, सपोज दैट कि फर्स्ट टाइम में आपने उसको जो वॉल्यूम बना के दिया था वो 1000 GB का दिया था, ठीक है। अब क्लाइंट बोल रहा है मुझे 500 GB ही यूज हो पा रहा है, तो मुझे 500 GB का दे दो। 500 GB का अननेसेसरी पैसे मैं क्यों पे करूं। तो आप ये टास्क कैसे करोगे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।